नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अरस्तू के संविधान की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए संविधान में परिवर्तन की व्याख्या करेंगे। वस्तुतः हिंदी माध्यम की कुछ पुस्तकों में अरस्तू के संदर्भ में संविधान में चक्रीय परिवर्तन की बात कही गई है। चक्रीय परिवर्तन का अर्थ यह है कि जो 6 प्रकार के वर्गीकरण अरस्तू ने प्रस्तुत किए हैं उनमें क्रमशः परिवर्तन होता है। जैसे यदि राजतंत्र से यदि हम संविधान का प्रारंभ माने तो राजतंत्र एक निश्चित समय में निरंकुश तंत्र में बदल जाएगा और निरंकुश तंत्र में फिर परिवर्तन होगा, फिर क्रांति होगी और उस क्रांति के परिणाम स्वरूप कुलीन तंत्र की सत्ता आएगी और कुलीन तंत्र से धनिक तंत्र में परिवर्तन होगा, धनिक तंत्र से मध्य वर्ग तंत्र में परिवर्तन होगा और फिर जनतंत्र में परिवर्तन होगा। जनतंत्र से फिर जनता परेशान हो जाएगी और एक समय के पश्चात किसी ऐसे वाग्वीर व्यक्ति को, ऐसे एक श्रेष्ठ व्यक्ति को शासन की सत्ता सौंप देगी जो पुनः एक निरपेक्ष राजतंत्र की स्थापना करेगा। इस प्रकार के चक्रीय परिवर्तन की व्याख्या हिंदी माध्यम की अनेक पुस्तकों में की गई है। यहाँ पर यह स्पष्ट बता देना चाहती हूँ कि अरस्तू की जो मूल पुस्तक पॉलिटिक्स है उसमें इस प्रकार के चक्रीय परिवर्तन का जिक्र नहीं किया गया है। इसीलिए चक्रीय शब्द को मैंने यहाँ पर ये गोले के अंदर सूचित किया है। संविधान में चक्रीय परिवर्तन का जिक्र अरस्तू के गुरु प्लेटो ने किया था और प्लेटो ने ये बताया था कि संविधान के ये जो 6 वर्गीकरण हैं इनमें चक्रीय परिवर्तन समय के साथ होता रहता है। राजतंत्र से कुलीन तंत्र और कुलीन तंत्र से मध्य वर्ग तंत्र, फिर मध्य वर्ग तंत्र से निरंकुश से जनतंत्र, फिर धनिक तंत्र और उसके पश्चात निरंकुश तंत्र। इस प्रकार से वह पहले सही संविधानों की व्याख्या करता है और उसके बाद विकृत संविधानों की परिवर्तन की व्याख्या करता है। प्लेटो इस प्रकार के चक्रीय परिवर्तनों की बात को स्वीकार करता है, किंतु अरस्तू ने इस प्रकार के चक्रीय परिवर्तन की संकल्पना प्रस्तुत नहीं की है। यह एक वो महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है जो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से देना चाहती हूँ। संविधान में परिवर्तन की बात अरस्तू ने जरूर की है। अरस्तू ने अपने समय के 158 संविधानों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया था और अपने उस अध्ययन में अरस्तू ने यह कहीं भी नहीं पाया था कि 158 संविधानों में जैसे सिद्धांत में कोई बात दिखाई जाती है वह व्यवहार में घटित हो यह आवश्यक नहीं है। ऐसा कहीं भी उसने नहीं पाया कि इस प्रकार के चक्रीय परिवर्तन इतिहास में हुए हैं। इसलिए अरस्तू जो कि एक अनुभववादी था और जो अरस्तू किसी भी प्रकार की काल्पनिक व्याख्या से इनकार करता था और अपने गुरु प्लेटो की आलोचना भी उसने इसीलिए की है कि प्लेटो के राजनीतिक सिद्धांत में दार्शनिकता या काल्पनिकता का पुट अधिक है। इसलिए यह व्यवहार में भी यह समझ में आने वाली बात है कि अरस्तू ने संविधान में चक्रीय परिवर्तन की अवधारणा नहीं दी होगी वरन संविधान में परिवर्तन की बात कही होगी। अरस्तू यह स्पष्ट करता है कि संविधानों में किसी भी संविधान से किसी भी संविधान में परिवर्तन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि धनिक तंत्र जो है वो मध्य वर्ग तंत्र में परिवर्तित हो जाए या कुलीन तंत्र में भी परिवर्तित हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जनतंत्र जो है वो राजतंत्र में या निरंकुश तंत्र में बदल जाए या मध्य वर्ग तंत्र में बदल जाए। अर्थात मुख्यतः कुलीन तंत्र, धनिक तंत्र, मध्य वर्ग तंत्र और जनतंत्र, इन 4 प्रणालियों में
सत्ता का जो स्रोत है वो सामान्यतः चलता रहता है और इन्हीं में आपस में परिवर्तन होते रहते हैं। इस प्रकार संविधानों में परिवर्तन होना है, यह एक शाश्वत सत्य है, क्योंकि एक ही उद्देश्य के साथ एक ही प्रकार के लोग लंबे समय तक टिके हुए नहीं रह सकते। व्यवहार में बहुत सारे लोगों की आकांक्षाएं और बहुत सारे लोगों के हितों को जब पूरा नहीं किया जाता तो उनमें स्वाभाविक रूप से रोष उत्पन्न होता है और वे संविधान में परिवर्तन करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, जिसको उसने क्रांति का नाम दिया है, जिसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। इस प्रकार यदि आपके प्रश्न पत्र में ऐसा आता है कि संविधान में चक्रीय परिवर्तन की अवधारणा किसने दी है, तो संविधान में चक्रीय परिवर्तन की अवधारणा प्लेटो की अवधारणा है। अरस्तु की अवधारणा सिर्फ संविधान में परिवर्तन की अवधारणा है। हिंदी माध्यम की बहुत लोकप्रिय कुछ पुस्तकों में चक्रीय परिवर्तन की बात कही गई है, किंतु मैंने स्वयं अरस्तु की पॉलिटिक्स को ध्यान से अध्ययन किया है, उसको देखा है और उसके आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि यह व्याख्या सही नहीं है। अब हम बात करें अरस्तु के यह जो संविधानों के वर्गीकरण है उसकी आलोचना की। अरस्तु यद्यपि एक अनुभववादी विचारक था और अरस्तु ने यद्यपि 158 संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात ही अपने संविधानों की व्याख्या प्रस्तुत की थी, किंतु फिर भी अरस्तु के वर्गीकरण की बहुत से विद्वानों ने आलोचना की है। डनिंग, सेबाइन, बर्गेस, सीले, सिंक्लेयर आदि अनेक ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने अपने अपने ढंग से अरस्तु के इस वर्गीकरण की आलोचना की है, जिनका सार हम निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं। प्रथम बात यह है कि अरस्तु का ये जो संविधानों का वर्गीकरण है, यह अरस्तु का संविधानों का वर्गीकरण मूलतः काल्पनिक है, अर्थात शुद्ध राजतंत्र की बात करना या विशुद्ध जनतंत्र की बात करना, यह मूलतः ऐसा काल्पनिक वर्गीकरण है जो कि व्यवहार में सामान्यतः नजर नहीं आता है। और अरस्तु इस मामले में अपने गुरु प्लेटो के समकक्ष नजर आता है, जब वह यह कहता है कि एक निरपेक्ष राजतंत्र जो कि पूर्णतः सद्गुणी व्यक्ति के कारण ही संभव होता है, ऐसा जो है वही सर्वश्रेष्ठ संविधान हो सकता है। दूसरा जो आलोचना का बिंदु है वो है अरस्तु के वर्गीकरण में मौलिकता का अभाव है। वस्तुतः अरस्तु से पूर्व उसका गुरु प्लेटो अपनी पॉलिटिकस या स्टेट्समैन नामक ग्रंथ में वर्गीकरण प्रस्तुत कर चुका है और अरस्तु ने उसी का ही दोहराव किया है। इसलिए 158 संविधानों का अध्ययन करने के उपरांत भी अरस्तु ने ऐसा कोई नयापन नहीं प्रदान किया है। तीसरा, संविधान, राज्य और शासन, ये तीन भिन्न भिन्न संकल्पनाएं हैं, किंतु अरस्तु ने इन सब को एक ही मान लिया है। वस्तुतः जो राजनीति विज्ञान का इतना बड़ा पंडित था, उसने इन तीनों की ही शब्दों के भेद को नहीं समझा और तीनों जो कि पूरी तरह से भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं, वो इन तीनों ही अवधारणाओं को जो है वो एक जैसा स्वीकार नहीं करता। अवैज्ञानिक एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है अरस्तु की कि उसका जो वर्गीकरण है वो केवल संख्या के आधार पर है, वह किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक विवेचन नहीं देता है। हेलो, प्रजातंत्र की नकारात्मक अवधारणा। प्लेटो
जिस प्रकार से प्रजातंत्र की आलोचना करता है, अरस्तू भी उसी के नक्शे कदम पर चलकर प्रजातंत्र का एक नकारात्मक चित्र प्रस्तुत करता है अपनी अवधारणा में, और वह यह बताता है कि प्रजातंत्र एक निकृष्टतम शासन व्यवस्था है, जबकि आज हम यह मानते हैं कि सभी प्रकार के शासनों में प्रजातंत्र ही एक सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। आधुनिक काल की दृष्टि से यदि बात करें तो अरस्तू के द्वारा दिया गया जो वर्गीकरण है वो आधुनिक राज्यों पर लागू नहीं होता है। यह केवल यूनानी राज्यों के लिए तो ठीक था, किंतु आज हम राज्यों के अनेक प्रकार के वर्गीकरण देखते हैं, जो नए प्रकार के समाजवादी सरकारें हैं, अध्यक्षात्मक है, संसदात्मक शासन है। इस प्रकार के जो राज्यों के वर्गीकरण हैं वो अरस्तू के इस वर्गीकरण में स्पष्ट नहीं है। एक और आलोचना यह है कि अरस्तू ने संविधान इतने जटिल होते हैं, किंतु उसने संविधानों का सरलतम वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया है, और संविधान सामान्यतः मिश्रित प्रकृति के होते हैं, और उसने संख्या के आधार पर यह जो सरलता प्रस्तुत करी है, यह वास्तव में राजनीति की जटिलता को नहीं समझने का ही परिणाम है। इस प्रकार से अरस्तू के संविधानों के वर्गीकरण की यद्यपि बहुत आलोचना हुई है, किंतु फिर भी उसके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। अरस्तू के द्वारा किया गया 158 संविधानों का वर्गीकरण यह इस बात का द्योतक है कि अरस्तू ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक संविधान के प्रश्न को समझने का प्रयास किया था, और अरस्तू के द्वारा जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया, आने वाले समय में लगभग सभी विचारकों ने उसी को आधार बना करके संविधान का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। चाहे पोलिवियस हो, चाहे सिसरो हो, चाहे बोदा है, मैकियावली है, और यहाँ तक कि आधुनिक काल में मैरियट ने भी संविधानों का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया, उसमें कहीं न कहीं अरस्तू के वर्गीकरण की ही छाप दिखाई देती है। इसलिए यद्यपि अरस्तू के जो सिद्धांत हैं उनमें सामयिक तत्व ज्यादा प्रभावी है, किंतु उसके शाश्वत तत्व को भी भुलाया नहीं जा सकता। और इन सभी संविधानों में जब वह कानून की श्रेष्ठता की बात करता है, कानून के शासन की बात करता है, और वो संविधानवाद को स्थापित करता है, तो वो मूलतः आधुनिक काल के निकट पहुंच जाता है, और आधुनिक काल में भी जो विधि के शासन की जो स्थापना की बात कही गई है, वह हमें अरस्तू के संविधानवाद तक ले जाती है। इस प्रकार उसकी सर्वोत्कृष्ट जो व्याख्या है वह संविधानवाद की अवधारणा है, उसका वर्गीकरण है, जो उसे राजनीतिक विज्ञान के जनक के रूप में भी उसका स्थान सुनिश्चित करती है। धन्यवाद।